वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पुडुचेरी में 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का करेंगे इफ्तिताह। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में भारत के हर ज़िले की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म MSME टेक्नोलॉजी सेंटर और ओपन थिएटर वाले एक ऑडिटोरियम का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का करेंगे इफ्तिताह। इन नए कॉलेजों से MBBS की 1450 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रल क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट के नए कैंपस का भी करेंगे इफ्तिताह। भारत और चीन के दरमियान आज मशरक़ी लद्दाख में होंगी 14वीं दौर की फ़ौजी सतह की बातचीत। दोनों फ़ौजों के कमांडर चीन की तरफ मोलू सरहदी चौकी पर करेंगे मुलाकात के दौरान लद्दाख के इलाके में सरहद पर कशीदगी कम करने, फ़ौजियों को हटाने और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल करने के इक़दामात पर हो सकती है बातचीत। मुल्क में कोविड के खिलाफ जंग जारी। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुल्क भर के 120 माहिर डॉक्टरों के साथ की बातचीत। दूसरी तरफ मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियों में इजाफे का अमल जारी। मुल्क भर में 153 करोड़ से ज़्यादा दी गई हैं कोविड रोकने की खुराकें। नए साल के आगाज़ से ही कोरोना का ओमिक्रॉन फॉर्मेट पूरी दुनिया के लिए बन गया है मसला। आलमी इदारे सेहत ने किया खबरदार। ओमिक्रॉन के आलमी फैलाव के पेश नज़र अगले 6 से 8 हफ्तों में निस्फ यूरोप आ सकता है ओमिक्रॉन की जद में। कैपटाउन टेस्ट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर नाकाम। 223 रन पर सिमटी पूरी टीम। भारतीय गेंदबाजों ने जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों पर अपनी गिरफ्त की मजबूत। अफ्रीकी कप्तान और टीम के मायानाज बल्लेबाज को जल्द किया आउट। BCCI ने IPL की लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को दी बाज़ाब्ता मंजूरी। BCCI गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में किया गया ये अहम फैसला। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नौजवानों के 25वें कौमी दिन का इफ्तिताह करेंगे। आज ही स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश भी है, जिसे नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद भारत के नौजवानों की रहनुमाई करना है और उन्हें मुल्क की तामीर के लिए ताकत के तौर पर मुत्तहिद करना है। ये समाजी रिश्ता, फ़िक्री और सकाफ़ती इत्तेहाद की सबसे बड़ी कोशिशों में शामिल है। इसका हदफ भारत की मुतनव्वअ सकाफ़तों को यकजा करना और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की यकजहती के धागे में पिरोना है। इस साल कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये दिन वर्चुअल तरीके से 12 और 13 जनवरी 2022 यानी आज और कल मुनक़िद किया जाएगा। इफ्तिताह के बाद नौजवानों का कौमी सरबराह इजलास होगा, जिसमें 4 ख़ास मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन होगा। इनेकाद के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट यानी भारतीय जद्दोजहद मज़ामीन के मजमूए की नक़ाब कुशाई करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने इन मौज़ूआत पर मज़मून लिखे थे, जिनमें से कुछ को मज़ामीन को मुंतखब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की वजारत के एक तकनीकी मरकज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। इसे तकरीबन 122 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुडुचेरी में कायम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम की शक्ल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पेश निगाह इस तकनीकी मरकज़ को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। ये नौजवानों को हुनर बनाने में मदद करेगा और हर साल तकरीबन 64,000 अफराद को ट्रेनिंग देने के काबिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ओपन थिएटर वाले एक ऑडिटोरियम पेरियोन फ्लाईओवर काम रॉजर मनी मंडपम का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी हुकूमत ने तामीर किया है। इसे ख़ास तौर से तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश है।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें से तकरीबन 2,145 करोड़ रुपए मरकज़ी हुकूमत और बाकी तमिलनाडु हुकूमत ने फराहम किए हैं। जिन अजला में नए मेडिकल कॉलेज कायम किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कमल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लुर, नागपट्टनम, डंडीगल, किलाकोरची, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी शामिल हैं। इन मेडिकल कॉलेजों का क़याम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल रसाई तिब्बी तालीम को फ़रोग़ देने और मुल्क के हर हिस्से में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मुसलसल कोशिशों के मुताबिक है। इन नए मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,450 नशिस्तें होंगी। इन अजला में ये मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए मरकज़ की स्पॉन्सर शुदा स्कीम के तहत है, जिनमें सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का क़याम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारतीय विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और क्लासिकी ज़बानों को फ़रोग़ देने के तसव्वुर के मुताबिक है। इस पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पहले ये इदारा किराए के मकान में चल रहा था। नई 3 मंजिला इमारत में एक लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और मल्टी मीडिया हॉल होगा। यहाँ ये इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में क्लासिकी तमिल ज़बान को फ़रोग़ देने के हदफ की भी तकमील करेगा। और तमिलनाडु में पीएम मोदी जिन 11 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे उनमें से मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मिशन को तक़वियत मिलेगी। गुज़िश्ता 7 सालों में MBBS की सीटों में 79.6% का इजाफा हुआ है और अब ये सीटें 51,348 से बढ़कर 92,222 हो गई हैं। PG की सीटों की अगर बात करें तो ये तादाद जो है 31,185 से 80.7% बढ़कर 56,374 हो गई हैं। वहीं 2014 से पहले मेडिकल सीटों की कुल तादाद तकरीबन 82,500 थी और गुज़िश्ता 7 सालों में इसमें तकरीबन 80% या 66,000 सीटों का इजाफा हुआ है। सरकारी और प्राइवेट दोनों सतह के मेडिकल कॉलेजों की कुल तादाद 387 से बढ़कर 596 हो गई है, जो कि तकरीबन 54% का इजाफा इसको आप कह सकते हैं। तो गुज़िश्ता 7 सालों में MBBS की सीटों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम बुलेटिन में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। भारतीय विरासत के तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और क्लासिकी ज़बानों को फ़रोग़ देने के सिलसिले में वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल CICT का एक नया कैंपस कायम किया जा रहा है। नया कैंपस पूरी तरह से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इमदाद याफ्ता है, जिसे 24 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया गया है। CICT जो अब तक किराए की इमारत में काम कर रही थी, अब नए 3 मंजिला इहाते में काम करेगी। नया कैंपस एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और एक मल्टीमीडिया हॉल पर मुश्तमिल है। इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में 45,000 से ज़्यादा कदीम तमिल किताबों का भरपूर ज़ख़ीरा है। इसका मकसद मुख्तलिफ़ भारतीय ज़बानों के साथ साथ 100 गैर मुल्की ज़बानों में तिरुकुरल का तर्जुमा और इशाअत करना है। नया कैंपस दुनिया भर में क्लासिकी तमिल को फ़रोग़ देने के लिए इस इंस्टीट्यूट की कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करेगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के सिलसिले में आइए बात करते हैं हम अपने नामा निगार अरुण शर्मा से। अरुण शर्मा, आज वज़ीर आज़म का तमिलनाडु का दौरा काफ़ी ही मशगूल रहने वाला है। काफ़ी चीज़ों का वज़ीर आज़म जो ख़ास करके अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है। अब बिल्कुल, जो ये देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने की दिशा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। अगर आप आज की तारीख में बात करें तो भारत के अंदर लगभग 600 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस हैं। अभी 11 मेडिकल कॉलेजेस और जुड़ जाएंगे तो इससे आप देखिए कि जो मेडिकल की जो सीट्स हैं वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हम लोग हमेशा देश में बात करते हैं कि भाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक डॉक्टर के ऊपर 10,000 पेशेंट है, जिसको हम 1:10,000 का रेशियो कहते हैं। तो डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अब पिछले 7 सालों में सरकार ने इस बात पर फोकस रखा है कि कैसे मेडिकल की सीट्स को बढ़ाया जा सके। आज जो 11 मेडिकल कॉलेजेस जिसकी शुरुआत होने जा रही है, इसके बाद में देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है वो 600 से पार हो जाएगी।
दूसरा, लगभग 1450 से 1500 सीट्स इसमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप पिछले 6-7 साल में देखेंगे तो पाएंगे कि जो एमबीबीएस की सीट है, उसमें लगभग 40,000 सीट्स का इजाफा किया गया है। वही जो पीजी की सीट्स हैं, उसके अंदर लगभग 25 से 28,000 सीट्स का इजाफा किया गया है। तो पिछले 6-7 साल में सरकार का फोकस एक तरफ इस बात पर रहा है, कैसे मेडिकल की जो सीट्स हैं, उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ अब जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस का जो निर्माण किया जा रहा है, वो टियर 1 या टियर 2 टाउन्स, जिसको हम छोटे शहर कहते हैं, वहां पर किया जा रहा है। तो पहले ये होता था कि भाई मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं या फिर अस्पताल खोलना है तो बड़े शहरों में खोले जाते थे, लेकिन अब सरकार का फोकस है कि कैसे जहां पर कोई भी अस्पताल ना हो या कहीं पे कोई भी मेडिकल कॉलेज ना हो, उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उनको ढूंढा जाए और उसके बाद में उस जगह पर ये मेडिकल कॉलेजेस को खोला जा सके। और ज्यादातर फोकस है टियर 2 टाउन्स पर है, टियर 3 टाउन्स पर है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी अभी नहीं थी या बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर थी। तो इस वजह से जो तमिलनाडु के अंदर जो लगभग जो 11 जो मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको खोला जा रहा है। और प्रोमिनेंट बात निकल कर के आती है कि कोविड के दरमियान हम जानते हैं कि मेडिकल इंफ्रा को बढ़ाने पर किस तरह से फोकस रखा गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि आइसोलेशन बेड्स आते हैं, तो आज की तारीख में देश के अंदर लगभग 18 लाख के आसपास आइसोलेशन बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की हम जो बात करें तो लगभग 3,500 के आसपास पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया गया है। तो एक तरफ हेल्थ केयर इंफ्रा को दुरुस्त करना और दूसरी तरफ जो स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, उनकी सीट्स को बढ़ाना ताकि सस्ती पढ़ाई लोगों को मुहैया हो सके, छोटे शहरों में लोगों को सस्ती पढ़ाई मेडिकल की मुहैया हो सके। इस बात पर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरजीह देते हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज का जो है वज़ीर आज़म आज तोहफ़ा दे रहे हैं। उसके अलावा भी कई सौगात दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ख़ास फोकस जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और आज के दौर में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के दरमियान फ़ौजी सतह की बातचीत का 14वां दौर आज मशरिक़ी लद्दाख में होगा। दोनों फ़ौजों के कमांडर सुबह 9 बजे के करीब चीन की तरफ मोल्डो बॉर्डर पोस्ट पर मुलाकात करेंगे। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 13वें दौर में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। इम्कान है कि दोनों ममालिक के फ़ौजी कमांडर सरहदी कशीदगी को कम करने, फ़ौजों को वापस बुलाने और दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख के इलाके में एतमाद की बहाली के इक़दामात पर बातचीत करेंगे। खाना जंगी से तबाहाल यमन में हूसी बागियों ने रवाबी नामी बहरी जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसमें अमले के 11 अरकान में से 7 भारतीय हैं। वज़ारत ख़ारजा इन भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहाज़ की मालिक कंपनी के मुताबिक तमाम भारतीय महफूज हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जहाज़ को हूसी बागियों ने 2 जनवरी को अपने कब्ज़े में लिया था। वज़ारत इस सिलसिले में जहाज़ चलाने वाली कंपनी से राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा है कि हमने उसी बागियों पर जोर दिया है कि वह अमले के अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाएं और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करें। यमन में खाना जंगी के हवाले से तर्जुमान ने कहा है कि भारत को यमन में मुखालिफ धड़ों के दरमियान तनाज़ात में इजाफे पर तशवीश है। भारत चाहता है कि मुतालिका फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और मसले का पुरअमन हल तलाश करें। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के सिलसिले में बीजेपी लीडरान दिल्ली में आज फिर मीटिंग करेंगे। कल दिल्ली में इस मामले पर बीजेपी के मरकज़ी दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह की यूपी बीजेपी के रहनुमाओं के साथ ये अहम मुलाकात तकरीबन 10 घंटे तक जारी रही। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूपी में बीजेपी की तंजीम के लिहाज से 6 इलाकों का जायज़ा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ पहलुओं और तालमेल से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह के साथ यूपी बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में असम्बली इंतखाबात होने हैं। बीजेपी की मरकज़ी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग जुमेरात की शाम को होने का इम्कान है, जिसके बाद बीजेपी इस हफ्ते यूपी के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोविड की सूरत हाल पर मुल्क भर के 120 माहिर डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने माहिर डॉक्टरों के मशवरों को सुना और उन्हें कोविड से निमटने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
मीटिंग में कहा गया कि कोरोना के हवाले से मुल्क भर में ज़िले सतह पर कमेटी बनाने के मंसूबे पर काम किया जाएगा। इस कमेटी में डॉक्टर, पुलिस अफसरान, रियासती ओहदेदार, CMO शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद डॉक्टरों के ज़रिए आम शहरियों को मदद फराहम करना था ताकि लोगों को कोरोना के बारे में सही मालूमात मिल सकें और लोगों में इन्फेक्शन की वजह से खौफ ना फैले। इसके साथ ही वज़ीर सेहत ने मुल्क भर में डॉक्टरों के तेज़ी से इन्फेक्शन से मुतासर होने की सूरत हाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में एक कड़ी की तरह मिलकर काम करेंगे। और मुल्क गिर हिफाजती टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 153 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा इंसदाद कोविड टीके की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल टीकाकारी के 361वें दिन शाम 7 बजे तक 76,68,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दीगर बीमारियों में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने का काम भी जारी है। इसके तहत कल शाम तक 18,52,611 वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया नए मामलात में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,424 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 24 घंटों में 22 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। रियासत में 34 नए अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं। इसके साथ ही रियासत में ओमिक्रॉन मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 1281 हो गई है। रियासत में अब तक 2,21,477 एक्टिव मामलात हैं। इनमें मुंबई में 1,05,23 एक्टिव कोरोना मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही रियासत में ओमिक्रॉन मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 1,281 हो गई है। कल तक रियासत में 499 मुतासरीन सेहतमंद हो चुके हैं और 782 ओमिक्रॉन मुतासरीन का इलाज जारी है। भारत ने समंदर से समंदर में मार करने वाले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और मकामी एंटी टैंक मिसाइल का आखिरी कामयाब तजुर्बा किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने कल एक एंटी टैंक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। मकामी तौर पर तैयार किया गया यह मिसाइल हल्का फुल्का है, जिसे कोई भी शख्स आसानी से ले जा सकता है। तजुर्बे के दौरान मिसाइल ने हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। ये मकामी तौर पर तैयार किया गया टैंक शिकन मिसाइल एक कम वजन वाला फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, क्योंकि इसे फायर करने के बाद रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और फिर धुआं भी नहीं निकलना है। मिसाइल को एक इंसान बरदार लॉन्चर से फायर किया गया जो थर्मल विज़न के साथ मरबूत था। मिसाइल ने मुकर्ररा हदफ को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने टैंक शिकन मिसाइल की मुसलसल कामयाबियों के लिए DRDO और टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी दिफाई निज़ाम की तरक्की में खुद कफील भारत की तरफ एक अहम कदम है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और चेयरमैन DRDO ने टेस्ट के दौरान मिसाइल की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए टीम को मुबारकबाद दी। और ख़बर झारखंड से है। वहाँ लातेहार ज़िले में ट्रेन के इंजन और ट्रॉली के दरमियान तसादुम में 3 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या चंदवा थाना इलाके के तहत नेंद्रा और मैकलिस्की गंज रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन और रेलवे ट्रैक चेक करने वाली ट्रॉली के दरमियान तसादुम हुआ था। हादसे में हलाक होने वाले रेलवे एहलकारों की शनाख्त जूनियर इंजीनियर प्रिंस कुमार, ट्रॉली में मैन निरंजन कुमार और राजमणि के तौर पर हुई है, जबकि ज़ख्मियों में श्रवण कुमार और 3 दीगर शामिल हैं। ज़ख्मियों को चंदवासी HC अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी मुस्तहकम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने साल 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि कोविड की वजह से टैक्स दहिंदगान को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है। 2021-22 के इनकम टैक्स गोशवार जमा करने की आखिरी तारीख में पहले 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और अब इसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक की तौसीह कर दी गई है। और नाज़रीन, बुलेटिन में अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़िया के मशहूर अदाकार मेहरदास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। PM ने एक ट्वीट में कहा है कि नामवर उड़िया अदाकार जनाब मेहरदास जी के इंतकाल पर गमज़दा हूँ। अपने तवील फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने अपने तख्लीकी कारकर्दगी की बदौलत बहुत से दिल जीते।
मेरी नेक ख्वाहिशात उनके ख़ानदान और मद्दाहों के साथ हैं। ओम शांति। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रट को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कामयाब मुद्दत-ए-कार के लिए मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे दोस्त वज़ीर-ए-आज़म मार्क रट को चौथी मुद्दत-ए-कार के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद। हमें यकीन है कि हम मिलकर भारत और हॉलैंड के दरमियान वसी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। आलमी अदालत सेहत WHO ने पूरी दुनिया को एक खौफनाक इंतबाह दिया है। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैंस हेनरी पी क्लोग ने कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों या 2 माह के अंदर निस्फ यूरोप ओमिक्रॉन का शिकार हो जाएगा। डॉक्टर क्लोग ने मंगल को एक बयान में कहा है कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट साल 2022 के आगाज़ से पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है। सिर्फ यूरोपीय ममालिक में 70 लाख से ज़ायद मरीज़ सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन यूरोप और वस्ती एशिया के 53 ममालिक से 50 में दस्तक दे चुका है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन ने पेशगोई की है कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में यूरोप की 50% आबादी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में होगी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनक़लाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, मुल्क भर में कोरोना बहरान की सूरत हाल के देखते हुए वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म की मीटिंग कल होनी है। उसी को अखबार ने जगह दिया। अखबार ने लिखा है कि रियासतों में सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और साथ ही गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी गई है। उसी को अखबार ने जगह दी है। एक और अहम खबर की अगर बात करें तो जो आलमी सफ़े की सुर्खी है वो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा की ईरान में अहमद मसूद से मुलाकात वतन वापसी की सूरत हाल में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान हम सब का घर है और हम किसी के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल पैदा नहीं करते। कोई भी आज़ादी के साथ यहाँ आकर रह सकता है। वाज़ेह रहे कि ये तालिबान की जानिब से वादी पंजशीन के कंट्रोल के बाद अहमद मसूद मुल्क से फ़रार हो गए थे। अखबार ने इसी को जगह दी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, राजधानी में तमाम प्राइवेट दफातर बंद करने का हुक्म दिया गया है। DDMA ने जारी किए हैं अहकाम, सख्ती बरतने के लिए अफसरान को हिदायत दी गई है। एक और अहम खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की आलमी सफ़े की सुर्खी है, यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तैनाती के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका और रूस के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात इस सिलसिले में शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनक़लाब राष्ट्रीय सहारा की दूसरी अहम खबरों की अगर बात करें तो जंगजू मुखालिफ ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जाएगी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है, IG कश्मीर ने कहा है। उन्होंने एक सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की है, उस मौके पर ये बातें कही हैं। एक और अहम खबर, चीन म्यांमार सरहदी इलाके में फिर मुनज़्ज़म हो रही है बागी तंजीमें, ऐसा कहना है सिक्योरिटी माहिरीन का। उनका कहना है कि इंतहा पसंद म्यांमार के साथ मुत्तसिल चीन के सरहदी इलाकों में फिर से मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हालिया महीनों में मुल्क के शुमाली मशरक़ी रियासतों में इंतहा पसंदाना हमलों के दरमियान, मणिपुर में इलेक्शन और नागालैंड में अमन बातचीत के दरमियान इन हमलों के बढ़ने का अंदेशा भी उन्होंने ज़ाहिर किया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और खेल की अहम खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। कैपटाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरी और फैसला कुन टेस्ट में पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे डैन एल्गर, जो 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इस तरह अफ्रीकी टीम अब भी भारतीय टीम की पहली इनिंग के स्कोर से 206 रन पीछे है। एडन मार्करम और नाइट वॉचमैन केशव महाराज आज दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की इनिंग को आगे बढ़ाएंगे। और इससे कबल भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम का आगाज़ ख़राब रहा और ओपनर्स जल्द ही पवेलियन लौट गए। ताहम कप्तानी इनिंग विराट कोहली के बल्ले से आई, जिन्होंने 79 रन बनाए और विराट के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए। लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के अलावा टीम का कोई और बल्लेबाज भी ज़्यादा रन न बना सका और टीम 223 रन पर सिमट गई। BCCI ने IPL की लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। मंगल को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इसका ऐलान किया। इसके साथ ही बोर्ड ने IPL की नीलामी की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी
बोर्ड ने 2 नई टीमों अहमदाबाद और लखनऊ को 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो नीलामी से पहले ड्राफ्ट के जरिए 3-3 खिलाड़ियों का इंतखाब करें। और नाज़रीन, आइए जान लेते हैं अब मुल्क के मौसम का मिजाज। और इसके साथ ही नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामा अख्ताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन कोरोना की लहर को देखते हुए गवर्नमेंट के ज़रिए जारी किए गए तमाम हिदायत का ज़रूर ख्याल रखें, उसका पास व लिहाज करें और अपना ख्याल रखें। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।